हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एल.सी. ठाकरे काका क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, अभी तक के हमने जो भी चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री के अंतर्गत, उन सभी से एग्जाम की दृष्टि से आने वाले प्रश्नों का एक समूह है और मुझे उम्मीद है ये बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के पेपरों को सार मानकर, आधार मान करके आपके लिए आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। आपके जो प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के अंतर्गत जो एग्जाम आने वाली है, इस एग्जाम में इसी पैटर्न पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम आज परमाणु संरचना, रासायनिक आबंध और बहुत सारे रासायनिक सूत्र, मोल, रासायनिक समीकरण, संकरण, वेस्पर सिद्धांत, अम्ल क्षार, लवण, इन चैप्टरों से कुछ प्रश्न लेकर के आपके पास आए हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया? हमने इसको परमाणु सिद्धांत या परमाणु संरचना के अंतर्गत चैप्टर में डिटेल इसकी स्टडी किया था और हमने बताया था कि डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण होता है। अतः हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिया है 1803, 1911, 1808 और 1913। ये भी कुछ ना कुछ खोज है, लेकिन इसमें चूंकि हमको पूछा गया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसलिए यहां पर आंसर कौन सा आएगा? बी आंसर आएगा, जो 1808 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो इसमें मैंने आपको परमाणु संरचना के अंतर्गत न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी हमने दिया था। तो यहां पर क्या दिया है? जे थॉमसन दिया है, गोल्डस्टीन दिया है, चैडविक दिया है और रदरफोर्ड दिया है। हमको मालूम है परमाणु संरचना का अध्ययन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। तो हमारे पास एक चीज बचा, क्या बचा? चैडविक। तो यहां पर न्यूट्रॉन की खोज का सही आंसर क्या होगा? चैडविक होगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। इसी प्रकार तीसरा है, sp3 संकरण में बंद कोण का मान क्या होता है? हमको मालूम है sp3 संकरण में चतुष्फल की संरचना पाई जाती है, चतुष्फल की संरचना पाई जाती है और इस संरचना में हम देखते हैं कि कोई भी कोण बराबर का नहीं दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें कोई कोण अधिक है और कोई कोण क्या है? कम है। तो अब इसमें आंसर आएगा तो सीधा एक ही ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है कि 109 में क्या दिया हुआ है? कम ज्यादा, मतलब कोई कोण 109 से कम है और एक कोण, कोई कोण 109 से अधिक है। तो यहां पर हमारे पास में सही ऑप्शन होगा सी, 109 ये कभी कभी आपको 109 अंश न दे करके यहां पर 109.5 भी दे देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये, क्योंकि 180 किस में बनेगा? अगर सरल रेखीय संरचना होगी तो 180 बनेगा, त्रिकोणीय संरचना होगी तो 120 अंश का कोण बनेगा, और यदि पिरामिड या वर्ग होगा तब कौन सा अंश का कोण बनेगा?
90 अंश का कौन बनेगा? क्योंकि हमको मालूम है sp3 संकरण में चतुष्फलकीय संरचना होती है, अर्थात इसमें बंध कोण का मान कितना होगा? 109 अंश 28 बाई का होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी। इसी प्रकार हमारे पास में चौथा प्रश्न है, एवोगैड्रो संख्या का मान। हम मोल संकल्पना के अंतर्गत पढ़े थे। मोल संकल्पना, परमाणु की मोल संकल्पना के अंतर्गत जो मोल है उसको एवोगैड्रो संख्या, क्योंकि एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने ही इसको दिया था, इसलिए इसको एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। और इसका मान जो होता है वह कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी जो है ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर क्या दिया है? सरल प्रश्न, सिंपल प्रश्न है 5 से 8 तक के। ये आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो, तो हम काट देते हैं, जो क्या देता है? हमने इसकी अम्लक्षार आर्हीनियस की अम्लक्षार अभिधारणा पढ़े थे। आर्हीनियस की अम्लक्षार अभिधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन का दान कर सकते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो हाइड्रोक्सिल आयन का दान करते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन दाता अम्ल होगा, और यहां पर वही पूछा जा रहा है कि अम्ल कौन से पदार्थ है? तो हाइड्रोजन आयन मतलब H, धन आयन का दान करने वाला क्या होगा? अम्ल होगा। अतः आंसर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। यहां पर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर किस प्रकार का लवण है? जहां पर भी बाई शब्द आ जाए, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, जहां बाइकार्बोनेट लग जाता है उसमें एक अतिरिक्त क्या आ जाता है? सिंपल सी बात है, हमने अभी आर्हीनियस की अम्लक्षार अभिधारणा पढ़े, ब्रोस्टेंड की लारी अम्लक्षार अभिधारणा पढ़े थे, जिसमें हाइड्रोजन का दान होता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? H है। H है मतलब ये क्या दर्शाएगा? अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। इससे स्पष्ट है कि ये कौन सा होगा? अम्लीय लवण होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अम्लीय लवण। अगला हम देखते हैं VBT, वैलेंट बॉन्ड थ्योरी। इसको बोलते हैं वैलेंट बॉन्ड थ्योरी, या इसी का नाम होता है सहसंयोजक बंध सिद्धांत। सहसंयोजक बंध सिद्धांत। ये सहसंयोजक बंध सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। परमाणु संरचना में सहसंयोजक बंध सिद्धांत रासायनिक आबंध के अंतर्गत सहसंयोजक बंध सिद्धांत को देखो यहां पर क्या है? बोर दिया है, तो बोर ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। पाउली ने क्या दिया था? अपवर्जन नियम दिया था। उसी प्रकार हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था? अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। मतलब ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो चौथा ऑप्शन बचा सी। तो कौन सा? हिटलर तथा लंदन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? VBT मतलब वैलेंट बॉन्ड थ्योरी दिया था। इसको हालांकि पॉलिंग तथा स्लेटर ने भी दिया था। 2 वैज्ञानिक है अलग अलग, पॉलिंग स्लेटर ने पहले, उसके बाद में हिटलर और लंदन ने दिया था। तो यहां पर और एक आ जाता है, पॉलिंग व स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने भी दिया था इसको। तो इसका सी वाला आंसर है। ठीक है, अगला आ जाता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली तरंग सूत्र बोला जा रहा है। डी ब्रोगली ने क्या दिया था? पदार्थ की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या किया था। पदार्थ की द्वितीय प्रकृति मतलब कि जब परमाणु या पदार्थ का कोई सूक्ष्मतम गतिशील अवस्था में होता है तब वह
कणों के समान व्यवहार प्रदर्शित करने के साथ साथ तरंगों के समान भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इसमें हमने तरंग सूत्र निकाले थे। एक क्या था हमारे पास में, ऊर्जा E इज इक्वल टू था mc का स्क्वायर, और एक था E इज इक्वल टू h न्यू था। ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो यहां पर हमने लिखे थे mc का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, h न्यू। तो यहां पर ये जो न्यू होता है ये क्या होता है, c अपॉन लेमडा के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा तरंग दैर्ध्य पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर h अपान क्या आ जाएगा, mc का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, c है, तो ये क्या हो जाएगा, c से एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या बचा, mc बचा। तो ये जो होता है ये क्या होता है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण होता है। और यहाँ पर हमको दिखाया गया है लेमडा बराबर एम वी अपान एच, लेमडा बराबर एच वी अपान एम, लेमडा बराबर एच अपान एम वी, और यहाँ पर लेमडा बराबर एम अपान एच वी। तो यहाँ पर वी जो होता है वेग होता है और ये क्या होता है, संवेग होता है। तो इसके स्थान पर हम यदि मान लो एकांक माने तब क्या सी के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, वी ले सकते हैं। तब यहाँ पर आंसर जो होगा ये वाला सही आंसर होगा बी, मतलब डी ब्रोगली सूत्र जो होगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, या इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम सी। कभी कभी इसको ट्रांसफर करके भी दे देता है, जैसे मान लो एच दे दिया, यहाँ पर एच जो होता है प्लांक स्थिरांक होता है, स्थिरांक को कैलकुलेट करना है तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू एम सी अपॉन लेमडा बराबर लेमडा भी दे सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डी ब्रोगली का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये संख्यात्मक प्रश्न है 9 से 10। इसमें संख्यात्मक प्रश्न मतलब इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। कभी भी याद रखिएगा परीक्षा में जब ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो उसको बिना सॉल्व किए हल मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, अंदाजी आंसर नहीं लिखना है। यहां पर क्या बोल रहा है, 10 ग्राम सुक्रोज C12H22O11 में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए बोलता है। हमको मालूम है सुक्रोज का परमाणु द्रव्यमान ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, अणुभार 342। ये कैसे निकालते हैं हमको मालूम है, इसके सूत्र द्रव्यमान से निकाला जाता है C12H22O11। इसको कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है कार्बन का कितना होता है 12, 12 गुणित 12, धन हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणित 22 है ना, धन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुणित क्या हो जाएगा 11, टोटल 12 12 144, धन 22, धन 6 कम 6 सॉरी 16 एकम 16 6, 16 एकम 16 और 1 17, ये इसको टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 342 हो जाएगा। ये इसका क्या है, सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान हमारे पास में ऑलरेडी दिया है, और हमारे पास में उसका द्रव्यमान कितना दिया है, भार कितना दिया है 10 ग्राम दिया है। तो हमारे पास मालूम है मोलों की संख्या निकालना होता है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, उसका द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। क्या होता है, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो हमारे पास में मालूम है द्रव्यमान कितना दिया है 10 दिया है, और आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 3 4 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो 0, एक शून्य लगा दिए यहाँ पर, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर 0, फिर कितने बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। तो इसका आंसर है ना 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब आंसर नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मतलब इसमें मोलों की संख्या जो होगी 0.0292 मोल होगी। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम बढ़ते हैं P4। P4 ये फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, इसको P के द्वारा व्यक्त न करके क्या करते हैं, P4 के द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसकी चतुष्फल की संरचना भी पाई जाती है। P4 के 0.01 मोल में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करना है।
एक फास्फोरस है, तो यहाँ पर टोटल फास्फोरस की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें एवोगैड्रो संख्या का हमको मान मालूम है कितना होता है, अभी बताए थे हमने एक आंसर में 6.02 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 23। तो इसमें हमको क्या करना है, एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने मोल दिया है उसका गुना कर देंगे, जैसे यहाँ पर किया गया है ना। गुना करने पर इसका जो आंसर प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाएगा, फास्फोरस की संख्या होगी। तो यहां पर इसको निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करो, यहां पर इसको गुना करें, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य और 6 चौ 24, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 23। देखो हमारे पास ये जो बचा हुआ है इसको ऐसे लिख दो 24.08, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इसको 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर क्या है 23, इंटू ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, या यहाँ पर माइनस हम नहीं लगाते, इंटू में रखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 23 इंटू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 पर -2 की पावर, -2 की पावर। अब देखो हमको मालूम है आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24.08 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, यहाँ पर 23 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 21। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर। तो यहाँ पर आंसर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है तो उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ही क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पर भी ये न्यूमेरिकल है, लेकिन सामान्य न्यूमेरिकल है। 4.6 ग्राम Na में ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणु की संख्या क्या होती है हमको मालूम है, यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान इसको W भी बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है ना। और इसके मात्रा कितना दिया हुआ है 4.6, तो 4.6 में क्या करेंगे इसको, इसका वही सूत्र होता है, क्या होता है, परमाणु ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है, अणुओं की ग्रामों की संख्या या द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहां पर कितना दिया है इसका द्रव्यमान 4 पॉइंट क्या दिया है 6 अपान इसका द्रव्यमान कितना दिया है 23, डिवाइड कर लेंगे, ऊपर जाएगा, इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जा सकता, भाग नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये 46 अपान क्या हो जाएगा 230, ठीक है। अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा दिए, फिर पॉइंट अब क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा, तो हमारे पास में अब ये कितना आया, इसका आंसर 2 बार जाएगा 430, 230 गुणित क्या हो जाएगा 2 बराबर 460, तो 460 ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 0.2 आ गया, तो 0.2 यहाँ पर कौन से में है, सी में, अर्थात इस 11वें प्रश्न का जो सही या करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा 0.2 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एनटीपी पर 2 मोल गैस का आयतन क्या होगा। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमको मालूम है एनटीपी पर किसी गैस का आयतन जो होता है वो क्या होता है 22.4 होता है प्रति लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के लिए अणुओं का क्या होता है, यहाँ पर आयतन जो होगा 22.4 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने मोल बोला है 2 मोल बोला है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 22.4, तो ये हो जाएगा 22 दूनी मतलब ये हो जाएगा 44.8, इसका आंसर होगा। तो कहाँ है 44.8, ये सी, तो इसका सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते मूलानुपाती सूत्र C3H7O तथा वाष्प घनत्व ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वाष्प घनत्व इसका अणुसूत्र क्या है,
तो देखो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए इसका सबसे पहली चीज तो इसको क्या करेंगे, एक टेबलिंग करेंगे। टेबलिंग करने के बाद में ही ये बन पाएगा, है ना प्रश्न। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अणुसूत्र वाष्प घनत्व इतना दिया है, मूलानुपाती सूत्र दिया है। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर मोलों की संख्या दिया है क्या, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया है, 2 दिया है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या 2 दिया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C3H7 और क्या हो जाएगा O इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका सूत्र होता है N इंटू क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र होता है। तो n का मान 2 दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र कितना दिया है, C3H7O, तो ये हो जाएगा C6H14 और O2, ये क्या हो जाएगा, इसका आणविक सूत्र है। अब यहाँ कहीं दिख रहा है C6H14 और O2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, B जो है ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब आगे प्रश्न हम देखते हैं, यदि ये Ka1 बराबर 4 दिया है और Ka2 बराबर 1 हो तो अम्लों की आपेक्षिक शक्ति ज्ञात करना है। तो आपेक्षिक शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये अल्फा1 अपान क्या होता है, अल्फा2 बराबर क्या होता है, K1 अपान क्या होता है, K2। हमारे पास में दोनों का मान दिया हुआ है, आपेक्षिक शक्ति ज्ञात करना है। A1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया, K1 का 4, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/1 मतलब क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए आंसर जो होगा 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है। अब हमारे पास में देखो एक 15वां प्रश्न है, 0.01 मोल प्रति लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच ज्ञात कीजिए। पीएच क्या होता है हमको मालूम है, पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1909 में। क्या दिया था, पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। मतलब हमारे पास में HCl दिया है, इसका आयनन करेंगे तो H धन आयन प्लस क्या हो जाएगा, Cl ऋण आयन। तो हमारे पास में इसका सूत्र होता है pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log10⁻⁻H+। H प्लस का सांद्रण हमारे पास में दिया हुआ है, कितना दिया है, pH इज इक्वल टू इसका सांद्रण दिया है -log, है ना, 10⁻, कितना दिया यहाँ पर 0.01। इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, -2 हो गया। अब तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, इसको सामने ला लेते हैं तो हमारे पास में pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log क्या हो जाएगा 10। हमको मालूम है log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पर pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कहाँ है, ये बी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और जब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि विलयन अम्लीय, ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, 2 अगर ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, तब ऐसी स्थिति में पूछेगा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तब हमने कैलकुलेट किया, जब 2 आ जाए तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि विलयन 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक पर क्या होता है, क्षारीय होता है। तो HCl इसलिए अम्ल है, इसलिए इसका आंसर 7 से कम आना चाहिए था। इसका आंसर ऑलरेडी कितना आ रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये अम्ल है। दूसरी चीज यहाँ पर 0.2 मोल Na2SO4 सोडियम सल्फेट में Na+ आयनों की संख्या ज्ञात करो। देखो इसका सबसे पहली चीज आयनन करेंगे, क्या है Na2SO4, Na2SO4 का आयनन करेंगे तो ये हो जाएगा Na+ ये क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा SO4 डबल माइनस हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर सोडियम के कितने मोल आए, 2 मोल आए। सोडियम के मोल कितने आ गए, 2 आ गए। और हमारे पास इसके कुल मोलों की संख्या कितना दिया है 0.2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0. क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब 0.4 में चूंकि हमको मोल आयनों की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, ये 0.4 इंटू एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻20
3। इस एवोगैड्रो संख्या से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 शून्य 0 और 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.408, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर है इसका आंसर, ये इतना आंसर इसका आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आंसर, ये वाला जो सी वाला जो आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर है 2.408 इंटू, ये ऑलरेडी है, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 23। तो इस प्रकार सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, कूट प्रश्न दिए हुए हैं। कूट प्रश्न 17, कूट प्रश्न का मतलब ही होता है, अब यहां पर हमारे पास में 4 चीजें। कूट का मतलब होता है कूटना नहीं, वहां से कूट के सार को निकालना। क्या होता है, हम पत्ती को कूटते हैं, कूटने के बाद जो रस निकलता है वही उसका क्या होता है, सार होता है। तो यहां पर क्या होता है, वैसे कूट प्रश्नों का मतलब ही वही होता है कि उसमें एक से अधिक उसमें क्या दिए रहेंगे, आंसर दिए होते हैं। तो उन आंसर का टोटल सार निकालना है। ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, कूट प्रश्न कहते हैं। तो कैसे, अब देखो हम यहां पर देखते हैं, एसपी संकरण में ज्यामिति रेखीय होती है। एसपी संकरण में ज्यामिति क्या होती है, रेखीय होती है। बिल्कुल सही बात, मैंने इसमें एग्जांपल में आपको दिया था BeCl2 का। तो इसकी संरचना कैसी बनाए थे हमने, यहाँ पर क्या था BeCl और ये क्या हो जाएगा Cl, मतलब इसकी रेखीय संरचना होती है। यानी पहला आंसर क्या है इसका करेक्ट है। दूसरा जो sp2 संकरण में बंद कोण का मान 120 होता है। इसमें मैंने बताया था तुम्हारे को BeCl3 और इसकी संरचना, ये संरचना होती है इसकी, मतलब यहां पर बंद कोण का मान कितना होगा 120 अंश होगा। यानी दूसरा जो ऑप्शन है ये भी क्या है, सत्य है। अब बोलता है sp3 संकरण में 4 संकरित ऑर्बिटल होता है। सिंपल सी बात है, 3 कितने हैं यहाँ पर, p कितने हैं, p बराबर 3 और s बराबर कितना है 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। तो सिंपल सी बात है, इसमें 4 संकरित ऑर्बिटल है कि नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अपन मेथेन का एग्जांपल लेते हैं तो सी, इसमें 4 क्या होते हैं, जैसे अपन मेथेन लेते हैं तो मेथेन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये 4 1 2 3 और 4 बंद बना दिए यहाँ पर, है ना, ये सिग्मा बंद होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि मेथेन की संरचना में कितने बंद होते हैं, तो 4 बंद होते हैं। और कौन से कितने सिग्मा बंद होते हैं, तो 4 सिग्मा बंद होते हैं, पाई बंद इसमें नहीं होता। तो हमारे पास में जो तीसरा जो है इसमें ये भी क्या है, करेक्ट है। अब हम बोलते हैं sp3d संकरण में ज्यामिति अष्टफलकी होती है। बिल्कुल सही, डी 4 है यहाँ पर, 3 और 1 4 और 1 5 है। तो अष्टफल की संरचना, यानी इसमें क्या होता है चतुष्फल की, इसको हम क्या कर सकते हैं वर्ग द्विपिरामिडी भी बोलते हैं। ये वर्ग द्विपिरामिडी संरचना होती है और इसको अगर पूरा मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अष्टफल की संरचना का क्या होगा, निर्माण होता है। मतलब सीधी सी बात है, sp3d संकरण की संरचना अष्टफल की या फिर वर्ग द्विपिरामिडी बोल सकते हैं, वर्ग द्विपिरामिडी। अगर अष्टफल की ना दे तो वर्ग द्विपिरामिडी देता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब यहाँ पर जो दिए गए 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन चारों के चारों क्या है, सही है ना। तो अब इसका रस क्या होगा, कूट क्या होगा, सार क्या होगा, तो सार होगा, देखो 1 2 3 सही, चौथा के बारे में नहीं दिया है। दूसरा 2 3 4 सही, मतलब पहले के बारे में नहीं दिया है। यहां पर बोल रहा है 1 2 4 सही, मतलब यहाँ पर तीसरे के बारे में नहीं दिया है। और एक बोलता है सभी सही, और हमारे पास में जितने भी आंसर है सब के सब सही है। मतलब इसमें आंसर नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये भी कूट प्रश्न के अंतर्गत है। परमाणु के नियमों के बारे में सही कथन बताइए। परमाणु के नियमों के बारे में सही कथन बताइए। हमारे पास सही क्या चीज है इसको देखना है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है इसका, है ना, इसके बारे में। तो आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो पहला क्या बोलता है, पॉली का नियम 1925 में दिया था, बिल्कुल सही है। पॉली ने भी दिया था, हुंड ने भी दिया था और आफबाउ ने भी दिया था। अगर यहाँ पर बोलता है पॉली, हुंड और आफबाउ ने सन 1925 में नियम दिए थे, तो भी वो करेक्ट ही होगा। तो पाउली ने सन 1925 में अपना नियम दिया था, जिसको अपवर्जन नियम के नाम से जानते हैं। ये क्या है, करेक्ट है। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ा बनाते हैं, जी नहीं। हुंड का नियम क्या होता है कि जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए, तब तक उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बनता। मतलब ये पहले जोड़ा नहीं बनेगा, यानी गलत है। दूसरा, आफबाउ नियम में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक वितरण होता है। आफबाउ नियम का नाम ही है क्रमिक वितरण नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों को पहले कम ऊर्जा वाले में भरते हैं, उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में वितरित किया जाता है या भरा जाता है। मतलब ये आफबाउ नियम भी क्या है, सही है। दूसरा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत 1927 में दिया था। जी हाँ, हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में दिया था, और इसमें आ सकता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत कब दिया था, 1927 में दिया था। मतलब इसमें पहला, तीसरा और चौथा आंसर जो है वो करेक्ट है, दूसरा आंसर जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी में ये रेशियो कहीं नहीं दिया है। मतलब आंसर नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कूट प्रश्न है। आयनिक यौगिकों के लक्षण, आयनिक यौगिकों में क्या लक्षण होते हैं, हमको मालूम है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, है ना। तो हमारे पास में उसके जो मेन लक्षण जो इसके पहले हमने पढ़े हैं, इसके अनुसार ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा चीज, ये उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाले होते हैं। फिर जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ये सही है। ये भी क्या है, सही है। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, सही है। लेकिन ये सुचालक होता है, मतलब पहला क्या है यहाँ पर, गलत है। मतलब दूसरा, तीसरा और सही, यानी बी आंसर जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 1 मिनट पॉज लेते हैं ना। ये हम प्रश्न देख रहे हैं, कूट प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के लक्षण। आयनिक यौगिकों के लक्षण हमारे पास 4 लक्षण दिया है। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ये विलयन में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब ये सही आंसर है। दूसरी चीज मैंने गलत बता दिया था, सॉरी। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाले होते हैं, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर जल में विलय होते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। मतलब इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आंसर होगा, 1, 2 और 3। चौथा वाला जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, आगे प्रश्न हम देखते हैं। कुछ प्रश्न है ये भी, वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं। वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं, कौन सा, प्रश्न क्रमांक 20 है। वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं हम देखते हैं। तो इसमें वेस्पर सिद्धांत को मैंने बताया था, गिलेस्पी तथा नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसको वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार ध्रुवीय यौगिकों के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता। ध्रुवीय यौगिकों की व्याख्या नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करता है ये, मतलब सही है। संक्रमण धातुओं के जटिल अणु की गणना नहीं करता, बिल्कुल सही है ये भी। दूसरी चीज, यह केवल जली विलयन पर ही लागू होता है, सही है। निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं को नहीं समझा सकता, सॉरी ये गलत है। तीसरा क्या है, केवल जली विलयन पर लागू होता है, गलत है, रॉन्ग है ना, ये वाला रॉन्ग है। अगला जो है, निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं को नहीं समझा सकता, ये भी सही है। मतलब इसमें क्या है, एक
2 और 4 जो है वो सही है, और बाकी जो तीसरा है वो गलत है, मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। आगे हम देखें, सूची है, देखो यहां पर सूची